प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए सेकंड पेपर जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसका हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट बी का मतलब ग्रुप बी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है। साथ ही भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी बताया हुआ है। उन सब का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। ये ग्रुप बी का है। इसमें इकाई 5 है विकास की नीतियाँ और अनुभव। चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के आधार पर देश का संचालन होता है? तो वो है मिश्रित। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र भी काम करते हैं और निजी क्षेत्र भी काम करते हैं। भारत लगभग कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था? तो लगभग 200 वर्षों तक। तीसरा है ब्रिटिश शासकों ने कैसी नीति को अपनाया था? तो ब्रिटिश शासकों ने क्या अपनाया था? तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। टिस्को ने कब उत्पादन करना शुरू किया? टिस्को कहाँ है? टाटा में है, जमशेदपुर में। 1912 में यह काम करना शुरू किया और 1907 में इसका स्थापना हुआ था। भारत के विदेशी व्यापार की दिशा एवं मात्रा दोनों को बुरी तरह से प्रभावित करने वाली नीति थी, तो वो थी कठोर उत्पादन नीति। अंग्रेजों ने भारत में कब रेल सेवा शुरू की? तो 1850 में। औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले अर्थशास्त्रियों में एक नाम था, तो राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन करने वाले अर्थशास्त्री थे दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है ब्रिटिश शासन काल में भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी थी, मतलब आदमी कितना आयु तक जिंदा रहता था? तो 32 वर्ष। स्वतंत्रता के पूर्व भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो 16% से कम। किसी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास का किस दौर भारी संख्या में कारखानों की स्थापना होती है? तो औद्योगिक क्रांति। दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लागू की गई आर्थिक पद्धति में शामिल थी, तो क्या थी? समाजवाद और पूंजीवाद की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं समानता किसके लक्ष्य हैं? तो वो है पंचवर्षीय योजनाओं के। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 से शुरू हुआ था और 1950 में इसका रूपरेखा तैयार किया गया था। उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों को क्या कहते हैं? तो चमत्कारी बीज कहते हैं और इंग्लिश में HYV शॉर्ट नाम है इसका, HYV बीज। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया भाग क्या कहलाता है? तो विक्रय अधिशेष कहलाता है। भू सुधारों के साथ साथ नए कृषि तकनीकों को समग्र रूप में लागू करने पर उत्पादन में तीव्र वृद्धि को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं हरित क्रांति, जो 66-67 में हुआ था भारत में। निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में नियोजन करना क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक नियोजन। आयातों पर प्रतिबंध से क्या लाभ हुआ? तो भारतीय उत्पादन की खपत बढ़ी। अगला चैप्टर है आर्थिक सुधार 1991 से। एक बच्चे ने भी रिक्वेस्ट किया था कि 1991 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए सर, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का नाम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा। क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण एवं नियमन ने भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को क्या किया? प्रोत्साहित किया, तेजी से बढ़ाया, बाधित किया, हानि पहुंचाया? तो बाधित किया। भारत में आर्थिक सुधार का दौर कब से शुरू हुआ था? तो 1971 से। बैंकिंग में विदेशी निवेश की सीमा को कितना बढ़ाया गया है? तो 50% तक। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाकर किसका संतुलित विकास करने का प्रयत्न किया गया है? तो ये है अर्थव्यवस्था का। भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी ऋण का भार कब बहुत अधिक था? तो 1971 में। बैंक ब्याज दर को कौन तय करता है? तो RBI, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आयात पर प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं? तो घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आयात पर प्रशुल्क लगाए जाते हैं।
वर्ष 1991 में भारत सरकार अस्थिर क्यों हो गई थी? तो भारत में कुल आय की तुलना में बहुत अधिक हो गया था, मतलब खर्चा ज़्यादा हो गया था, आमदनी कम हो गया था। अगला चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां, जिसमें है निर्धनता। पहला क्वेश्चन है भारत की विकासात्मक रणनीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य किसे कम करना है? तो वो है निर्धनता को। हमारे देश के लिए किसी बहुआयामी चुनौती माना गया है, तो किसको माना गया है? निर्धनता। निर्धनता को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो प्रति व्यक्ति व्यय के रूप में। गरीबी निवारण के लिए सरकार का त्रिविमीय प्रयास क्या है? तो समृद्धि, आय एवं रोजगार वर्धित। शाहीन रफ़ी खान और डेमियन किलेसन ने निर्धनता को क्या कहा है? तो भूख। निर्धनता क्या है? तो भविष्य के प्रति भय। इस समय भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निर्धन है? तो 26%। ग्रामीण क्षेत्र में कितनी वार्षिक आय वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? तो 6400 रुपये। पांचवा चैप्टर है भारत में मानव पूंजी का निर्माण। पहला क्वेश्चन है मानव को मानव पूंजी में कौन परिवर्तित करता है? तो शिक्षा। दूसरा है शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रशासन और सूचना किसके निर्माण के स्रोत है? तो मानव पूंजी के। गांव से शहर की ओर प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रामीण बेरोजगारी। विद्यालय छोड़ने की प्रक्रिया से क्या पैदा होता है? तो बाल श्रम। मानव संसाधनों के विकास में कौन बाधक सिद्ध हो रहा है? तो बढ़ती जनसंख्या। भारत में आर्थिक समृद्धि के लिए भौतिक पूंजी के साथ साथ किसका निर्माण आवश्यक है? तो मानव पूंजी का। 93वें संविधान संशोधन किस अधिकार को पारित किया? तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से किससे संबंधित सलाह मिलती है? तो परिवार नियोजन संबंधी। छठा चैप्टर है ग्रामीण विकास। पहला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक तत्वों को बढ़ाने में कौन मदद करता है? तो साख। किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार किसे विकसित करने का प्रयास कर रही है? तो वो कर रही है कोऑपरेटिव मार्केटिंग को। पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि को आय की दृष्टि से क्या माना जाता है? तो विविधीकरण के स्रोत। पर्यावरण की सुरक्षा में उपयोगी पर्यावरण मित्र तकनीक किसे माना जाता है? तो जैविक कृषि को। ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1982। 1995 में किशन मेहता ने जैविक आधार पर किसने उत्पादन का विचार प्रदान किया? तो कपास का। किस अवधि को स्वर्णिम क्रांति कहा जाता है? तो 1991 से 2003 के बीच के समय को। 1975 में सरकार ने ग्रामीणों को ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक की स्थापना की? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सातवां चैप्टर है रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। तो पहला क्वेश्चन जो व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं में लगे रहते हैं और राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है श्रमिक। दूसरा है 1999 से 2000 में भारत में कितना कार्यबल था? तो 400 मिलियन। शहरी क्षेत्र में महिला श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? तो 14%। दूसरों से अपनी सेवा का पारितोषिक प्राप्त करने वाला किराए का श्रमिक कौन है? तो राजमिस्त्री। नियमित वेतन भोगी कर्मचारियों में महिलाएं कम क्यों हैं? तो वो है पुरुषों की आय का स्तर ऊंचा होने के कारण, मतलब महिला लोग को कम पैसा मिलता है पुरुषों की तुलना में। छठा, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाने के समय के बीच व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। तो बच्चों वीडियो को अर्थशास्त्र के बच्चों तक जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।